टूट गए सभी रिकॉर्ड। ब्रिटेन में प्रचंड गर्मी। दक्षिणी इंग्लैंड में गेटविक हवाई अड्डे के पास चार्लवुड में दोपहर से पहले ही तापमान 39 पहुंच गया। पूर्वानुमान बताते हैं कि टेम्परेचर बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ब्रिटेन में इन दिनों भीषण गर्मी के कारण लोगों की हालत खराब है। देश में पड़ रही प्रचंड गर्मी की वजह से लोगों को घर पर ही रहने की सलाह दी जा रही है और देश में इमरजेंसी की भी घोषणा कर दी गई है। हर दिन तापमान में इजाफा हो रहा है। मंगलवार 19 जुलाई 2022 को यहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया, जिसके दिन तक और ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। खुले में खरीदने पर नहीं देना होगा टैक्स। दाल चावल आटा दही पर जीएसटी का विवाद को देखते हुए वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया। वित्त मंत्री ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए स्पष्ट किया कि दाल, गेहूं, राई, जई, मक्का, चावल, आटा, सूजी, रवा, बेसन, फूला हुआ चावल, दही, लस्सी जब खुले में और बिना प्री पैक या प्री लेबल बेचे जाते हैं तो कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। यानी कि अगर आप खुले में सामान खरीदते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। निर्मला सीतारमण ने कुल 14 ट्वीट करके जीएसटी को लेकर पैदा हुए कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया है। पीएफआई से कोई खतरा नहीं है, मोदी सरकार ने अपने ही एमपी के सवाल के जवाब में कहा था। सपा नेता का दावा, इस्लामिक स्कॉलर बोले बैन करना आसान नहीं। देश भर में पीएफआई को लेकर बहस जारी है। हाल ही में बिहार के पटना में पीएफआई का एक मॉड्यूल पकड़ा गया था। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि इस मॉड्यूल का मकसद 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। इसी मुद्दे पर चल रही एक टीवी डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान ने दावा किया कि मोदी सरकार ने अपने ही सांसद के सवाल के जवाब में कहा था कि पीएफआई से कोई खतरा नहीं है। लाइव डिबेट में बीजेपी नेता से राघव चड्ढा ने पूछा, आपके पेट में क्यों हो रहा है इतना दर्द? आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सेना भर्ती के लिए लाई गई नई योजना पर सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती के लिए जाति पूछी जा रही है। इन्हीं तमाम विषयों पर एक टीवी चैनल पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के बीच तीखी बहस हो गई। दरअसल यह टीवी डिबेट आज तक न्यूज चैनल के कार्यक्रम दंगल में हो रही थी। अपनी बात रखते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि संजय सिंह ने पूरी तरह से झूठ फैलाया है। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता डिबेट में मौजूद राघव चड्ढा का एक पुराना बयान दिखाने लगे। इस पर राघव चड्ढा हंसते हुए सवाल करने लगे कि आपके पेट में दर्द क्यों होने लगता है। बिहार बी.एड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी। बिहार बी.एड सीईटी रिजल्ट 2022, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एलएनएमयू दरभंगा ने बिहार बी.एड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बिहार बी.एड सीईटी 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था वह अब आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चेक करने का डायरेक्ट लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। डीएसपी सुरेंद्र, जिनकी खनन माफिया ने की हत्या, 3 महीने बाद होने वाले थे रिटायर। हरियाणा के डीएसपी रैंक के एक पुलिस अधिकारी सुरेंद्र सिंह डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मंगलवार 19 जुलाई को नूंह के पचगांव के पास खनन माफिया ने हत्या कर दी। अवैध खनन की जांच कर रहे तावडू टोरूप डीएसपी सुरेंद्र सिंह की डंपर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई और उनका शव खुले कूड़ेदान में पाया गया था। पुलिस ने बताया है कि मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना उस समय हुई जब सुरेंद्र सिंह कथित अवैध खनन की सूचना मिलने के बाद तावडू हिल टोरू हिल पर छापेमारी करने गए थे। प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने जब कथित तौर पर डंपर चालक को रुकने का इशारा किया तो इस दौरान चालक नहीं रुका और उसने अपने ट्रक के नीचे सिपाही को कुचल दिया। वर्ष 2020 में जम्मू कश्मीर में 244 आतंकवादी घटनाएं घटी, जिनमें 62 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए तथा 106 घायल हो गए। सरकार ने कहा, कम हो गई हैं आतंकी घटनाएं। आतंकवादी हमलों की संख्या में काफी गिरावट आई है और यह वर्ष 2018 की 417 घटनाओं से कम होकर वर्ष 2021 में 229 हो गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को कहा कि सरकार की आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति है तथा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। लोकसभा में एक गणेश मूर्ति के प्रश्न के लिखित उत्तर में नित्यानंद ने यह जानकारी दी। सदस्य ने सवाल किया था कि क्या यह सच है कि आतंकवादी हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं और क्या घटनाओं में वृद्धि का कोई विश्लेषण किया गया है। इस पर गृह राज्य मंत्री राय ने कहा, आतंकवाद से मुकाबला एक सतत प्रक्रिया है।
भारत सरकार ने विधि ढांचे को सुदृढ़ बनाने, आसूचना तंत्र को कारगर बनाने, आतंकवाद संबंधी मामलों की जांच एवं अभियोजन के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) की स्थापना करने, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण एवं राज्य पुलिस बलों की क्षमता को बेहतर बनाने जैसे कदम उठाए हैं। अग्निवीर योजना पर तेजस्वी यादव बोले, RSS बाद में जाति के आधार पर करेगा छंटनी। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष व RJD नेता तेजस्वी यादव ने अग्निवीर योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें सरकार धर्म और जाति के आधार पर भर्ती करने की योजना बना रही है। राजद नेता ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, जात न पूछो साधु की लेकिन जात पूछो फौजी की। संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन RSS बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छंटनी करेगा। बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए लिखा कि 10वीं तक तो ठीक से पास न कर पाया, फिर आपसे भर्तियों की जानकारी की उम्मीद ही भला कैसे की जाए। थोड़ा भी पढ़े लिखे होते तो आपको पता होता कि भर्ती फॉर्म में यह कॉलम हमेशा से है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। वहीं फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी तेजस्वी यादव पर कटाक्ष कर लिखा कि आप खुद कितना पढ़े हो भाई। अनुपम खेर ने लिखा, मैं द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति घोषित करता हूँ। अनुपम खेर ने ट्वीट कर लिखा कि पिछले कुछ दिनों से एक वाक्य मेरे मन में बार बार गूंज रहा है, आज सोचा लिख ही दूं। मैं भारत का नागरिक विनम्रता पूर्वक द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का राष्ट्रपति घोषित करता हूँ। जय हिंद। अनुपम खेर के इस ट्वीट पर अब लोग अपनी राय लिख रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रियाएं। एक यूजर ने लिखा कि महोदय, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कोई आप जिल्ले इलाही नहीं है जो किसी को राष्ट्रपति घोषित कर दे। या तो आप अनपढ़ हैं या लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। आशीष उर्मिलिया ने लिखा कि ये आपको पहले लिखना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं मन में दुविधा रही होगी जो अब क्लियर हो चुकी है। आशीष नाम के यूजर ने लिखा कि माननीय अनुपम जी, आपकी कला की कद्र करते हैं, लेकिन ऐसी बचकानी बातें न किया करें। राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुसार ही होगा। पवन बघेल नाम के यूजर ने लिखा कि राष्ट्रपति चुनाव की एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत ही राष्ट्रपति का चयन होता है। भावनाओं में आकर कुछ भी बयान मत दीजिए। आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक यूजर ने लिखा कि एक दिन पहले ये घोषणा कर देते तो कम से कम चुनाव न कराना पड़ता और पैसे भी बच जाते। पुष्पेंद्र सिंह चौहान नाम के यूजर ने लिखा कि तुम कौन हो राष्ट्रपति घोषित करने वाले? यूसुफ खान नाम के यूजर ने लिखा कि अंकल, आपको यह पहले ही बता देना चाहिए था, जरूरी नहीं कि चुनाव ही हो। इससे 5000 सांसदों और विधायकों का समय और पैसा बच सकता था। अगली बार कृपया इस तरह के विचारों को थोड़ा पहले साझा करें। तेजी से पिघल रहे हिमनद। गुरुकुल कानगड़ी विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रोफेसर एवं अंतर्राष्ट्रीय पक्षी विज्ञानी डॉक्टर दिनेश चंद्र भट्ट का कहना है कि बढ़ते तापमान का प्रभाव केवल उत्तराखंड के विभिन्न हिमनदों पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि फूलों के असमय खिलने और पक्षियों के द्वारा असमय प्रजनन करने और अंडे देने पर भी पड़ रहा है। साथ ही सर्दी काल में प्रवासी पक्षियों के उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र और विभिन्न देशों से मैदानी क्षेत्रों में आने पर भी पड़ रहा है। पहले अक्टूबर में प्रवासी पक्षी उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में आ जाते थे और वे अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह तक रहते थे, परंतु अब उनके आने और जाने के क्रम में बदलाव होने की वजह से वे अब नवंबर के प्रथम सप्ताह में आते हैं और मार्च के अंतिम सप्ताह में वापस चले जाते हैं, जिससे उनके प्रजनन काल में भी प्रभाव पड़ रहा है। जिस लुलु मॉल को लेकर चल रहा विवाद, उसकी कंपनी कर रही कई शहरों में 14,000 करोड़ के निवेश की तैयारी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लुलु मॉल को लेकर विवाद बढ़ गया है। इस मामले में अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं इस मॉल को बनाने वाली मूल कंपनी की भारत में विस्तार की योजना है। आबू धाबी स्थित लुलु ग्रुप इंटरनेशनल फर्म भारत में अब तक कई मॉल तैयार कर चुका है और देश के कई शहरों में और मॉल बनाने के तैयारी में है, जिसके लिए मूल कंपनी का प्लान 14,000 करोड़ रुपए का निवेश करना शामिल है। आज तक लागू नहीं हुआ वन अधिकार कानून। संसद में 16 साल पहले पारित वन अधिकार कानून को हिमाचल में लागू करने की प्रक्रिया ठप होने से प्रदेश के कई वन और पर्यावरण कार्यकर्ता सरकारी हठधर्मिता के खिलाफ गुस्से में हैं। दलील दी जा रही है कि दशकों से वन भूमि और उसके आसपास बसे लोगों को अतिक्रमक का गलत दर्जा दिए जाने और कठोर प्रतिबंधों के कारण कई परिवारों पर वन भूमि से बेदखली की तलवार लटकती रही है। श्रम बल में घटती महिला भागीदारी। तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 29.2% है। शीर्ष पदों तक महिलाओं के पहुंचने की दर तो और भी खराब है। शीर्ष पदों पर महिलाओं का नेतृत्व सिर्फ 14.6% है। पिछले साल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनियों में CEO और प्रबंध निदेशक के पद पर महिलाओं का प्रतिशत सिर्फ 3.8 था।
पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बातें खूब हुई हैं, लेकिन इस बात की चर्चा कम ही हुई कि आखिर महिलाओं की स्थिति में सुधार कितना आया। अलबत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संगठन पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति का अंदाजा लगाने की कुछ कोशिश जरूर करते रहते हैं और दुनिया भर की सरकारों को सुझाव देते रहते हैं। यह सिलसिला भी कई दशकों से चलता आ रहा है, लेकिन विडंबना यह है कि आज दिन तक स्थिति जस की तस ही दिखाई देती है। मई में रिलायंस जियो ने जोड़े 31 लाख यूजर्स, एयरटेल ने भी आगे, बीएसएनएल से ज्यादा वीआई को नुकसान। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस जियो ने मई में 31 लाख मोबाइल यूजर्स को जोड़े हैं, जबकि सुनील मित्तल की अगुवाई वाली भारती एयरटेल ने इसी अवधि में 10.27 लाख ग्राहकों को शामिल किया है। ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडेय को किया गिरफ्तार। फोन टैपिंग मामले में ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडेय को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एनएसई के कर्मचारियों के अवैध रूप से फोन रिकॉर्ड किए थे। कलयुग का दानवीर कर्ण, गरीबों के नाम कर दी 600 करोड़ की संपत्ति। यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले डॉक्टर अरविंद गोयल ने अपनी जीवन भर की संपत्ति करीब 600 करोड़ रुपए गरीबों को दान दे दी है। डॉक्टर गोयल ने अपने पास सिर्फ एक घर रखा है जिसमें वो रहते हैं। यूपी वालों के लिए राहत के साथ साथ चिंता की खबर है। यूपी के कई जिलों में बुधवार को भारी से भी बहुत अधिक बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। गोंडा, बस्ती, मथुरा, आगरा में अलर्ट। शमशेरा के एक सीन के लिए बनानी पड़ी 400 फीट लंबी ट्रेन। करण मल्होत्रा ने बताया कि ये उनके लिए बड़ी चुनौती थी क्योंकि 1800 के दशक से ट्रेन मिलना संभव नहीं था। तो इस सीक्वेंस को शूट करने के लिए उन्होंने 400 फुट की पूरी ट्रेन बना दी। बिग बी के एक छोटे बच्चे ने बोलती की बंद। एक्टर अमिताभ बच्चन अपनी जिंदगी से जुड़ी बातें सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से साझा करते रहते हैं। वो अपने दिल की बातें ब्लॉग में भी लिखते हैं। हाल ही में उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जिसमें उन्हें एक बच्चे ने ज्ञान दिया। इस बच्चे ने अमिताभ बच्चन से कहा कि 80 साल की उम्र में भी वह काम क्यों कर रहे हैं, घर बैठकर मजे क्यों नहीं करते। बिग बी ने बताया कि उनके पास इस बच्चे की बात का जवाब नहीं था। सुष्मिता के भाई राजीव ने तोड़ी चुप्पी। अपनी निजी जिंदगी को लेकर पिछले कुछ वक्त से सुर्खियों में बने हुए राजीव सेन ने अपनी बहन के बारे में कहा, मिस्टर ललित मोदी के साथ तस्वीरें सामने आने के बाद से मेरी बहन के बारे में बहुत कुछ नेगेटिव कहा जा चुका है। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरी बहन एक सेल्फ मेड वुमन है। उसे अपनी प्राथमिकताएं पता है और वह एक जिम्मेदार माँ है। वो बहुत से भारतीयों के लिए एक रोल मॉडल है। ये सारी चीजें उसे कोई नहीं छीन सकता है। जहां तक मेरी बहन के जवाब की बात है तो उसे जो कुछ भी कहना था वो सोशल मीडिया के जरिए कह चुकी है। वनडे T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया चार्टर फ्लाइट से वेस्टइंडीज पहुंची। अदानी समूह ने खरीदी है सीमेंट कंपनी, जून तिमाही में हो गया बड़ा नुकसान। बीते दिनों गौतम अदानी समूह ने सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट्स का अधिग्रहण किया था। अब कंपनी ने जून 2022 में समाप्त तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। जून तिमाही में अंबुजा सीमेंट्स का शुद्ध लाभ 25.46% घटकर 865.44 करोड़ रुपए रह गया है। इसने पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 1161.16 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। आरबीआई ने 2 बैंकों पर कसा शिकंजा, अब ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे पैसा। बैंक ग्राहकों के लिए एक जरूरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2 सहकारी बैंकों के कारोबार पर रोक लगा दी है। यह बैंक सहकारी बैंक हैं। आरबीआई ने जिन 2 बैंकों पर शिकंजा कसा है वह है कर्नाटक के श्री मल्लिकार्जुन पटाना सहकारी बैंक और महाराष्ट्र के नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक। केंद्रीय बैंक ने इन बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत दोनों बैंकों के ग्राहक अपने खातों से पैसा नहीं निकाल सकेंगे। वायर बनाने वाली कंपनी के मुनाफे में उछाल, अचानक 2200 रुपये के पार गया शेयर भाव। वायर और केबल बनाने वाली कंपनी पॉलीकैब इंडिया ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2022 अप्रैल जून तिमाही में पॉलीकैब इंडिया का शुद्ध लाभ 201.91% के उछाल के साथ 222.54 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी ने वित्त वर्ष 22 की पहली तिमाही में 73.71 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। इसका असर पॉलीकैब इंडिया के शेयर पर दिखा और यह 5% तक चढ़ गया। इस वजह से शेयर का भाव 2200 रुपये के पार पहुंच गया। निवेशक ने अपने पोर्टफोलियो से इन 5 शेयरों को किया बाहर, बेच दी पूरी हिस्सेदारी। ट्रेंडलाइन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चेन्नई स्थित डॉली खन्ना के पास पब्लिकली 23 स्टॉक हैं, जिनकी कुल संपत्ति 493.1 करोड़ रुपए से अधिक है। आइए उन काउंटरों पर एक नजर डालते हैं जहां उनकी हिस्सेदारी 1% से नीचे फिसल गई।
शेयर बाजार के अनुभवी निवेशक डॉली खन्ना 30 जून 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान अपने पोर्टफोलियो में बड़ा फेरबदल किया है। लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक डॉली खन्ना संभवतः अप्रैल जून 2022 की अवधि के दौरान कम से कम 5 शेयरों को अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया है। दरअसल जून शेयर होल्डिंग पैटर्न में उनका नाम 5 प्रमुख शेयरधारकों की सूची से गायब है। भारत और चीन टकराव वाले पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से अपने सैनिकों को हटाएंगे, 16वें दौर की कोर कमांडर बैठक में बनी सहमति। 16वें दौर की भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक 17 जुलाई को भारत की तरफ चुशुल मोल्दो सीमा मिलन स्थल पर हुई थी। इसमें दोनों पक्ष पश्चिमी क्षेत्र में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। इस बीच ये भी सामने आ रहा है कि जल्दी ही दोनों पक्ष हॉट स्प्रिंग क्षेत्र के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सैनिकों की वापसी कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि यह संभावना है कि भारतीय पक्ष गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से दक्षिण पूर्व में करम सिंह हिल फीचर की ओर बढ़ सकता है, जबकि चीनी पक्ष LAC के किनारे स्थित बिंदु 5170 पहाड़ी की ओर उत्तर दिशा में बढ़ सकते हैं। सर्वदलीय बैठक के दौरान उठा भारत के राज्यों की खराब होती आर्थिक स्थिति का मुद्दा, विपक्ष व सरकार भिड़े। सरकार ने 7 दशकों में सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में बिगड़ती स्थिति पर मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक की जानकारी दी। विदेश मंत्री S जयशंकर और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रीफिंग में सरकार के वरिष्ठ सदस्यों में से थे। इस दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि श्रीलंका में हालात विकट हैं और भारत इसे लेकर चिंतित है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में भारतीय राज्यों की वित्तीय स्थिति के जिक्र पर आपत्ति भी जताई गई। TRS ने इस पर विरोध जताया। ब्रिटेन के PM पद के और करीब पहुंचे ऋषि सुनक मंगलवार को मतदान के एक और दौर में शीर्ष पर रहे और 2 उम्मीदवारों में से एक के रूप में PM पद की दावेदारी के करीब पहुंच गए। ओपिनियन पोल में भी वह सबसे आगे रहे। राष्ट्रपति चुनाव से पहले NDA की अहम बैठक हुई है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले संसद भवन में NDA की एक अहम बैठक हुई। इस दौरान NDA की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भी संसद भवन पहुंची। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा सांसद हेमा मालिनी और अन्य नेता भी बैठक में शामिल हुए। दिल्ली हाईकोर्ट के जज की तस्वीर लगाकर कर्मचारी को भेजा मैसेज, फिर ठग लिए 2 लाख रुपये। तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक कर्मचारी से एक धोखेबाज ने 2 लाख रुपये ठग लिए। खास बात यह है कि इस धोखेबाज ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कर्मचारी को ऑनलाइन पैसे भेजने के लिए कहा था। कर्मचारी को हाल ही में एक अज्ञात नंबर से इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन के जरिए एक संदेश मिला था, जिसमें जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की तस्वीर थी। कर्मचारी ने कहा, इस संदेश में धोखेबाज ने कुछ कारणों का हवाला देते हुए एक लिंक पर क्लिक करके 2 लाख रुपये के उपहार कार्ड भेजने के लिए कहा। नूपुर की हत्या करने पाकिस्तान से आए घुसपैठिए के पास मिला 11 इंच लंबा चाकू और नक्शे। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारत में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे पाकिस्तानी नागरिक को BSF ने गिरफ्तार किया। खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और मिलिट्री एजेंसी की संयुक्त टीम पूछताछ कर रही हैं। फुलवारी शरीफ आतंकवादी मॉड्यूल मामले में ED करेगी जांच, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर आरोपियों से होगी पूछताछ। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस द्वारा किए गए आतंकवादी मॉड्यूल के खुलासे के बाद इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में जानकारी सामने आई थी कि फुलवारी शरीफ में चलाए जा रहे प्रतिबंधित संगठन PFI के मॉड्यूल के लिए झारखंड से फंडिंग की जा रही थी। वहीं अब सामने आया है कि इस मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय जांच शुरू करने जा रहा है। जब मैं दुबई से आती थी, वे मुझे सांसद बंगले बुलाते थे। शिंदे गुट के करीबी सांसद पर महिला ने लगाए रेप के आरोप। सुसाइड नोट लिखकर युवती ने दे दी जान, लिखा पुलिस गंदी है, कुछ नहीं कर पाती। हरदोई जिले में अतरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने की युवक की रोज की धमकी से आहत युवती ने फंदे से लटककर जान दे दी। कमरे में मिली डायरी में लिखे सुसाइड नोट में पुलिस को गंदा बताकर कुछ काम नहीं करने की बात कही है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना क्षेत्र के गांव निवासी 19 वर्षीय युवती का शव मंगलवार की सुबह कमरे में पंखे में रस्सी के फंदे से लटका मिला। घटना की रात भाई पिता की दवा लेने लखनऊ गया था। वह बहन और भाभी के साथ घर में थी। सुबह छत से उतरकर नीचे पहुंची भाभी ने उसका शव कमरे में लटका देखा। सुसाइड नोट में युवती ने लिखा है, अरविंद ने मेरे साथ बलात्कार किया, फिर उसने हमें हर रोज धमकी दी, अगर तुमने किसी से कुछ बताया तो तेरी फोटो सबको दिखा दूंगा। मेरी वीडियो बनाई, मुझे धमकाता रहा। मेरी चाची को बांका मारा, फिर मेरे पास फोटो भेजी। मैं आलोक से बहुत प्यार करती थी, उसे जलन रहती थी।
मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मैं अगर घर में बताती, मेरे भाई मार डालते, इसलिए यह आत्महत्या अपनी मर्जी से करने जा रही हूँ। पुलिस बहुत गंदी है, कुछ नहीं कर पाती है। अगर आज इसमें कुछ न किया तो कानून नहीं है। मैं यह सब करने के लिए मजबूर हूँ, मुझे माफ कर देना सब लोग। अलविदा जिंदगी। एएसपी पूर्वी ने अनिल कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। फिर पड़ेगा आम आदमी की जेब पर बोझ, पेट्रोल डीजल से लेकर खाद्य तेल हो जाएंगे महंगे। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है और रुपये में गिरावट से अब डॉलर में भुगतान के लिए अधिक रुपया खर्च करना होगा। इससे पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमत भी बढ़ सकती है। गत 6 अप्रैल से लेकर अब तक पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमतों में बदलाव नहीं किया गया है। तेल कंपनियां इसका दबाव झेल रही है। दूसरी तरफ विदेश में पढ़ रहे बच्चों को पढ़ाई खर्च भेजने में पहले के मुकाबले अधिक रुपये खर्च करने होंगे। गत 6 महीनों में डॉलर के मुकाबले रुपये में 7% से अधिक की गिरावट हो चुकी है। विदेश घूमने जाने का प्लान करने वालों को भी अधिक खर्च करना होगा। भारत अपनी जरूरत का 60% खाद्य तेल का आयात करता है, इसलिए डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने से खाद्य तेल के आयात के लिए अधिक रुपये खर्च करने होंगे। इससे खाद्य तेल की कीमत प्रभावित होगी। शिवसेना सांसद का बयान, उद्धव ठाकरे खुद चाहते थे भाजपा से गठबंधन, पीएम मोदी से भी हुई थी बात। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी से गठबंधन तोड़कर भाजपा से गठबंधन करना चाहते थे। इस बारे में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1 घंटे चर्चा भी हुई, लेकिन इसके बाद ही भाजपा के 12 विधायकों को साल भर के लिए निलंबित कर भाजपा नेतृत्व को गलत संदेश दिया गया और बनती बात बिगड़ गई। यह बातें आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना के नए लोकसभा गठनेता चुने गए राहुल शेवाले ने दिल्ली में कही। अभूतपूर्व आर्थिक संकट व राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे श्रीलंका के सांसदों ने बुधवार को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए रानिल विक्रमसिंघे तथा 2 अन्य नेताओं को प्रत्याशी प्रस्तावित किया है। 44 वर्षों में पहली बार संसद प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। इमरान खान के खिलाफ उच्च राजद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए प्रस्ताव पेश। यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग नून के सदस्य प्रांतीय विधानसभा अख्तर वली द्वारा प्रस्तुत किया गया है। संकल्प में कहा गया है कि 3 अप्रैल को इमरान खान के समर्थकों ने संविधान की धज्जियां बिखेरी। संकल्प टेक्स्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इमरान खान से जुड़े अतिरिक्त नोट भी दिए हैं। प्रस्ताव के पाठ में आगे कहा गया है कि इमरान खान पाकिस्तानी सेना और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों को निशाना बना रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ गंभीर देशद्रोह करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। पूर्व इजरायली सेना के कर्नल ने 79 उत्पीड़न के आरोपों को स्वीकारा। पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल डैन शारोनी पर 47 महिला अधिकारियों की बिना इजाजत फोटो उठावाने का आरोप है। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व सैन्य अधिकारी प्रभावित महिला कर्मियों को मुआवजा भी देंगे। उनके कबूलनामे के बाद सेना ने उन्हें सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने तक छुट्टी दे दी है। बाद में उन्हें सभी लाभ और पेंशन दी जाएगी। शिकायत करते हुए महिला अधिकारियों ने अदालत के फैसले पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि यौन अपराधों में शामिल अपराधी को अदालत ने पुरस्कृत किया है। लेफ्टिनेंट कर्नल डैन शारोनी पर एक विशेष सैन्य अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जाना बाकी है, जहां सैन्य अभियोजक उसे जेल भेजने की कोशिश करेंगे। शारोनी को पहली बार नवंबर 2021 में यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित महिला अधिकारी ने बताया कि कर्नल ने कई अधिकारियों के मोबाइल फोन हैक कर महिला अधिकारियों की तस्वीरें लीं। Be aware with the world. APN Broadcast Service.